प्रकाशित किया है। आल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc वर्ग के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षिकता और सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। आइंस्टाइन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखीं। 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालयों और अभिलेखागारों ने आइंस्टीन के 30,000 से अधिक अद्वितीय दस्तावेज एवं पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की है। आइंस्टाइन के बौद्धिक उपलब्धियों और अपूर्वता ने आइंस्टाइन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया है। जीवनी, बचपन और शिक्षा। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में वुटम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्राटेक्निक फ्रेबिक जे आइंस्टीन एंड सी नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी, और इसने म्यूनिख के ऑक्टोबरफेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंध भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था, और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी मां के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। उन्हें यह पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूनिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। व्यापार की तलाश में आइंस्टीन परिवार इटली चले गए, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर में बस गए। परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टीन म्यूनिख में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच शीर्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिकी और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के आरो में ऑगोवियन कैंटोनल स्कूल में अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोस्ट विंटेले के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें विंटेले की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी, एक 20 वर्षीय सबिया, जिसका नाम मिलेवा मेरिक है, ने भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मारिक की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ीं, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 में आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें संघीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। विवाह और बच्चे। आइंस्टीन और मारिक के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोवी सैद में हुआ था, जहां मारिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारिच बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टीन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टीन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। ये जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया।
उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेलर को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूं जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टीन ने 1919 में एल्सा लोवेनथल से शादी की। वह पहले चचेरे बहन थी और दूसरे चचेरे बहन। वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1935 में एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का पता चला और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 में आइंस्टीन को बेट्टी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया, जो एक करीबी दोस्त हंस मुशाम की भतीजी थी। 2006 में यरूशलेम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों में आइंस्टीन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया, जिनमें शामिल हैं मार्गरेट लेबाज, एस्टेला कार्जन-बेलोजेन, टोनी मेंडल और एथेल माइनोव्स्की, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें एल्सा से शादी करते हुए उपहार मिले। बाद में अपनी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टीन मार्गरेटा कोनेकोवा के साथ संक्षिप्त रिश्ते में थे। वह एक विवाहित रूसी महिला जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेनकोव से शादी की, जिसने आइंस्टीन के कांस्य अर्ध प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया। राजनीतिक और धार्मिक विचार। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ उन्होंने लिखित पत्रों का आदान प्रदान किया। उन्होंने गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया। आइंस्टीन ने मूल लेखन और साक्षात्कार की एक विस्तृत श्रृंखला में अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात की थी। 161 आइंस्टीन ने कहा कि उन्हें बारूक स्पिनोजा के दर्शन के प्रति अवैयक्तिक ईश्वरवाद के लिए सहानुभूति थी। वह एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करता था जो खुद को मनुष्य के भाग्य और कार्यों से चिंतित करता है, एक दृश्य जिसे उसने भोले के रूप में वर्णित किया है। एक उन्होंने स्पष्ट किया, हालांकि मैं नास्तिक नहीं हूं, खुद को अज्ञेयवादी कहना पसंद करते हैं, या गहन धार्मिक अविश्वास। ये पूछे जाने पर कि क्या वह एक पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद का जीवन में विश्वास करते हैं, आइंस्टीन ने उत्तर दिया, नहीं, और एक जीवन मेरे लिए पर्याप्त है। वैज्ञानिक कार्यकाल। अपने पूरे जीवनकाल में आइंस्टीन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1965 के अपने व्याख्यान में ओप्पेनहेमर ने उल्लेख किया कि आइंस्टीन के प्रारंभिक लेखन में कई त्रुटियां होती थीं, जिसके कारण उनके प्रकाशन में लगभग 10 वर्षों की देरी हो चुकी थी। एक आदमी जिसका त्रुटियों को ही सही करने में एक लंबा समय लगे, कितना महान होगा। वे खुद के काम के अलावा दूसरे वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते थे, जिनमें बोस आइंस्टीन के आंकड़े, आइंस्टीन रेफ्रिजरेटर और अन्य कई आदि शामिल हैं। 1905 अनुस मिराबिलिस पेपर्स। अनुस मिराबिलिस पेपर्स 4 लेखों से संबंधित हैं, जिसे आइंस्टीन ने 1905 को ऑनलाइन डेर फिजिक नाम की एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया था, जिनमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्राउनियन गति, विशेष सापेक्षतावाद और A=mc² शामिल थे। इन 4 लेखों ने आधुनिक भौतिकी की नींव के लिए काफी योगदान दिया है और अंतरिक्ष, समय तथा द्रव्य पर लोगों की सोच को बदला है। ये 4 कागजात हैं। ऊष्मागतिकी, अस्थिरता और सांख्यिकीय भौतिकी। सन 1900 में ऑनलाइन डेर फिजिक को प्रस्तुत आइंस्टीन के पहला शोध पत्र केशिका आकर्षण पर था। यह 1901 में केशिकत्व घटना से निष्कर्ष शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। 1902-1903 में प्रकाशित 2 पत्रों में परमाणुवीय घटना की व्याख्या सांख्यिकीय के माध्यम से करने का प्रयास किया। यही पत्र 1905 के ब्राउनियन गति पर शोध पत्र के लिए नींव बने, जिसमें पता चला कि अणुओं की उपस्थिति हेतु ब्राउनियन गति को ठोस सबूत की तरह उपयोग किया जा सकता है। 1903 और 1904 में उनका शोध मुख्य रूप से प्रसार घटना पर परिमित परमाणु आकार का असर पर संबंधित रहे। सापेक्षता का सिद्धांत। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को व्यक्त किया, जो कि हरमन मिन्कोव्स्की के अनुसार अंतरिक्ष से अंतरिक्ष समय के बीच बारी बारी से परिवर्तनहीनता के सामान्यीकरण के लिए जाना जाता है। अन्य सिद्धांत जो आइंस्टीन द्वारा बनाए गए और बाद में सही साबित हुए, बाद में समानता के सिद्धांत और क्वांटम संख्या के समोष्ण सामान्यीकरण के सिद्धांत शामिल थे। सापेक्षता के सिद्धांत और A=mc वर्ग। आइंस्टीन के चलित निकायों के बिजली का गतिविज्ञान पर शोध पत्र 30 जून 1905 को पूर्ण हुआ और उसी वर्ष की 26 सितंबर को प्रकाशित हुआ। यह बिजली और चुंबकत्व के मैक्सवेल के समीकरण और यांत्रिकी के सिद्धांत, प्रकाश की गति के करीब यांत्रिकी में बड़े बदलाव के बाद के बीच सामंजस्य निश्चित करता है।
यही बाद में आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के रूप में जाना गया, जिसका निष्कर्ष था कि समय अंतरिक्ष ढांचे में गतिशील पदार्थ धीमा और संकुचित नजर आता है जब इसे पर्यवेक्षक के ढांचे में मापा जाता है। इस शोध पत्र में यह भी तर्क दिया कि लुमिनिफेरस ईथर का विचार जरूरत से ज्यादा था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अपने शोध पत्र में आइंस्टीन ने विशेष सापेक्षता समीकरणों से A=mc वर्ग को निर्मित किया। 1905 से आइंस्टीन का सापेक्षता में शोध कई वर्षों तक विवादास्पद बना रहा, हालांकि इसे कई अग्रणी भौतिकविदों जैसे कि मैक्स प्लैंक द्वारा स्वीकारा भी गया। फोटोन और ऊर्जा क्वांटा। 1905 के एक पत्र में आइंस्टीन बताया कि प्रकाश स्वतः ही स्थानीय कणों के बने होते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश क्वांटा परिकल्पना को मैक्स प्लैंक और नील्स बोर सहित लगभग सभी भौतिकविदों ने अस्वीकार कर दिया। रॉबर्ट मिल्लिकन की प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विस्तृत प्रयोग तथा कॉम्पटन बिखरने की माप के साथ यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से 1919 में स्वीकार कर लिया गया। आइंस्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आवृत्ति की प्रत्येक लहर ऊर्जा के प्रत्येक फोटोनों के संग्रह के साथ जुड़ा होता है। उन्होंने इस बारे में और अधिक नहीं बताया क्योंकि वे आश्वस्त नहीं थे कि कैसे कण लहरों से संबंधित हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इस परिकल्पना को कुछ प्रयोगात्मक परिणामों द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे ही बाद में विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। क्वांटाइज्ड परमाणु कंपन। 1907 में आइंस्टीन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया कि प्रत्येक परमाणु एक जाली संरचना में स्वतंत्र अनुरूप रूप से दोलन करता है। आइंस्टीन मॉडल में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से दोलन करता है। आइंस्टीन को पता था कि वास्तविक दोलनों की आवृत्ति अलग होती है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का प्रस्तावित किया क्योंकि यह एक स्पष्ट प्रदर्शन था कि कैसे क्वांटम यांत्रिकी पारंपरिक यांत्रिकी में विशिष्ट गर्मी की समस्या को हल कर सकता है। पीटर डीबाई ने इस मॉडल को परिष्कृत किया। स्थिरोष्म सिद्धांत और चाल कोण चर। 1910 के दशक के दौरान अलग अलग प्रणालियों को क्वांटम यांत्रिकी के दायरे में लाने के लिए इसका विस्तार हुआ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाभिक की खोज और यह प्रस्ताव के बाद कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह कक्षा में घूमते हैं, नील्स बोर ये दिखाने में सक्षम हुए कि प्लैंक द्वारा शुरू और आइंस्टीन द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिक के द्वारा तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की असतत गति और तत्वों की आवर्त सारणी को समझाया जा सकता है। 1898 के विल्हेम वियना के तर्क को इसके साथ जोड़कर आइंस्टीन ने इसके विकास में योगदान दिया। वियना ने यह दिखाया कि एक थर्मल संतुलन अवस्था के स्थिरोष्म परिवर्तनहीनता की परिकल्पना से अलग अलग तापमान पर सभी काले घुमाव को एक सरल स्थानांतरण प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से व्युत्पन्न किया जा सकता है। 1911 में आइंस्टीन ने यह पाया कि वही समोष्म सिद्धांत यह दिखाता है कि मात्रा जो किसी भी यांत्रिक गति में प्रमात्रण है को एक स्थिरोष्म अपरिवर्तनीय होना चाहिए। अर्नाल्ड समरफील्ड ने समोष्म अपरिवर्तनीय को पारंपरिक यांत्रिकी में गतिशील चर के रूप में पहचान की। भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान। 1917 में आइंस्टीन ने समग्र रूप से ब्रह्मांड की संरचना में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने पाया कि सामान्य क्षेत्र समीकरणों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की थी जो गतिशील था, या तो संकुचन या विस्तार। चूंकि गतिशील ब्रह्मांड के लिए अवलोकन संबंधी प्रमाण उस समय ज्ञात नहीं थे, आइंस्टीन ने एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र समीकरणों के लिए एक नया शब्द ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक प्रस्तुत किया। इन वर्षों में मच के सिद्धांत की आइंस्टीन की समझ के अनुसार संशोधित क्षेत्र समीकरणों ने बंद वक्रता के एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की। इस मॉडल को आइंस्टीन वर्ल्ड या आइंस्टीन के स्थिर ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। 1929 में एडविन हबल द्वारा नेबुला की मंदी की खोज के बाद आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के अपने स्थिर मॉडल को छोड़ दिया और ब्रह्मांड के दो गतिशील मॉडल 1931 के फ्राइडमैन आइंस्टीन ब्रह्मांड 199, 200 और आइंस्टीन को प्रस्तावित किया 1932 का डी सिटर ब्रह्मांड। इन मॉडलों में से प्रत्येक में आइंस्टीन ने ब्रह्मांडीय स्थिरांक को त्याग दिया, यह दावा करते हुए कि यह किसी भी मामले में सैद्धांतिक रूप से असंतोषजनक था। कई आइंस्टीन की आत्मकथाओं में यह दावा किया जाता है कि आइंस्टीन ने बाद के वर्षों में अपने सबसे बड़ी गड़गड़ाहट के रूप में ब्रह्मांडीय स्थिरांक का उल्लेख किया। खगोल भौतिकीविद मारियो लिवियो ने हाल ही में इस दावे पर संदेह जताया है, यह सुझाव देते हुए कि यह अतिरंजित हो सकता है। तरंग कण द्वैतवाद। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ में उपस्थित परमाणु तरंग तथा कण दोनों की ही भांति व्यवहार करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का इस विषय में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गैर वैज्ञानिक विरासत। निजी पत्र। यात्रा करते समय आइंस्टीन ने अपनी पत्नी एल्सा तथा दत्तक पुत्री कदमोनी मार्गोट और इल्से के लिए पत्र लिखा करते थे। ये पत्र द हिब्रू यूनिवर्सिटी में देखे जा सकते हैं। मार्गोट आइंस्टीन ने इन निजी पत्रों को जनता के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी थी।
लेकिन साथ ही यह अनुरोध किया कि उसकी मृत्यु के 20 साल बाद तक ऐसा नहीं किया जाए। आइंस्टीन ने ठठेरे के पेशे में अपनी रुचि व्यक्त की थी और उन्हें प्लम्बर और स्टीमफिटर्स यूनियन का एक मानद सदस्य बनाया गया था। हिब्रू यूनिवर्सिटी के एल्बर्ट आइंस्टीन अभिलेखागार की बाबरा वोल्फ ने बीबीसी को बताया कि 1912 और 1955 के बीच लिखे निजी पत्राचार के लगभग 3,500 पत्र हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर से मुलाकात। 14 जुलाई सन 1930 को बर्लिन में आइंस्टीन की मुलाकात भारत के महान साहित्यकार, रहस्यविद व नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से हुई। पश्चिम की तार्किक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अपने समय के महान वैज्ञानिक और पूर्व की धार्मिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान विचारक एवं भक्त कवि की इस मुलाकात और उनके बीच हुए संवाद को इतिहास की एक अनूठी विरासत माना जाता है। व्यक्तिगत जीवन। नागरिक अधिकारों के समर्थक। आइंस्टीन एक भावुक, प्रतिबद्ध जातिवाद विरोधी थे और प्रिंसटन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल संस्था के सदस्य भी थे, जहां उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के लिए अभियान में हिस्सा भी लिया। वे जातिवाद को अमेरिका की सबसे खराब बीमारी मानते थे। अपनी भागीदारी के समय वे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता WEB डू बोइस के साथ जुड़ गए और 1951 में उनके एक मुकदमे के दौरान उनकी ओर से गवाही देने के लिए तैयार हो गए। जब आइंस्टीन ने डू बोइस के चरित्र के लिए गवाह होने की पेशकश की, तो न्यायाधीश ने मुकदमे को खारिज करने का फैसला किया। 1946 में आइंस्टीन ने पेंसिल्वेनिया में लिंकन विश्वविद्यालय का दौरा किया, जो कि एक ऐतिहासिक अश्वेत महाविद्यालय था। वहां उन्हें एक मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन ने अमेरिका में नस्लवाद के बारे में भाषण दिया। उनका कहना था, मेरा इसके बारे में चुप रहने का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसटन के एक निवासी याद करते हैं कि आइंस्टीन ने कभी काले छात्रों के लिए कॉलेज की शिक्षा शुल्क का भुगतान भी किया था। अन्य घटनाएं। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व एक अखबार ने अपने एक कॉलम में एक संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया कि आइंस्टाइन को अमेरिका में इतनी अच्छी तरह से जाना जाता था कि लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके दिए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगते थे। आखिरकार उन्होंने इस निरंतर पूछताछ से बचने का एक तरीका निकाला। वे उनसे कहते कि माफ कीजिए, मुझे लोग अक्सर प्रोफेसर आइंस्टीन समझते हैं, पर वो मैं नहीं हूं। आइंस्टीन कई उपन्यास, फिल्मों, नाटकों और संगीत का विषय या प्रेरणा रहे हैं। वह पागल वैज्ञानिकों या अन्य मनस्क प्रोफेसरों के चित्रण के लिए एक पसंदीदा चरित्र थे। उनकी अर्थपूर्ण चेहरा और विशिष्ट केशविन्यास शैली का व्यापक रूप से नकल किया जाता रहा है। टाइम मैगजीन के फ्रेडरिक गोल्डन ने एक बार लिखा था कि आइंस्टीन एक कार्टूनिस्ट का सपना सच होने जैसे थे। पुरस्कार और सम्मान। आइंस्टीन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्हें भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर प्रकाशवधूत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतर, तो 1921 का पुरस्कार आगे बढ़ा। 1922 में आइंस्टीन को इससे सम्मानित किया गया। लोकप्रिय संस्कृति में टेलीविजन। आइंस्टीन को 2017 में नेशनल ज्योग्राफिक पीरियड ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला जीनियस में जेओरी रश और जॉनी फ्लिन द्वारा क्रमशः बड़े और छोटे आइंस्टीन के रूप में चित्रित किया गया है।